हाँ जी बेटे, देखना आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है ना। अपना हेडिंग ही है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस अपना होता कहाँ है, चलता कहाँ है। हमने तो फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स की बात कर ली कि साइंटिस्टों ने टाइम टाइम पे ये सारी डिस्कवरीज करी है ना। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की बात आ रही है। हम एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लिए हैं, कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग अब हमारे जो पूरा जितना नॉलेज है उसके बेसिस पर बिल्ड करेंगे कि कहाँ फोटोसिंथेसिस चलती है, कैसे चलती है, क्या मैकेनिज्म है, सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा यही है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आते ही हमारे दिमाग में ऐसे प्लांट बॉडी दिमाग में आना चाहिए। ये हमारा एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है। प्लांट में अगर देखें तो दो हिस्से हैं। ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अबव द ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं क्या है? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपने देखा होगा, स्टेम और ये लीव्स। ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, प्लांट का जो पार्ट ग्रीन है, कैसा है? ग्रीन है, वहीं फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो एक आइडिया आपको लग गया। पहला स्टेटमेंट देखो, यही लिखा है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। किसमें? ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। बट आगे आगे पढ़ना, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीफ में भी होता है, लीफ में होता है। मेन पार्ट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज द लीफ। मैक्सिमम जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं लीफ प्लांट में, ग्रीन स्ट्रक्चर, वो लीफ ही दिखता है। एक्सेप्ट ग्रीन, और क्या क्या ग्रीन हो सकता है? वो होता है यंग स्टेम। क्या होता है? यंग स्टेम। अनराइपेंड फ्रूट्स भी आपके ग्रीन ही होते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस चलता है। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, यहाँ भी चलता है। ठीक है, तो एक दिमाग में पिक्चर बना कि ग्रीन कलर दिखने वाला जो भी हिस्सा है प्लांट का, उधर हमारा फोटोसिंथेसिस चलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये मेनली लीव्स पे चलता है। ठीक है, लीफ एक आपकी ये है। लीफ का जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं इस तरह से, तो हमें लीफ के टिश्यू का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये एक पोर्शन दिखाया गया है इधर ही। इसमें देखना, एक सेल की लेयर है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। अगर ये लीफ का अपर सरफेस है तो ये अपर एपिडर्मिस, ऐसे सेम लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, उसके बाद ये आपको सिलिंड्रिकल सेल्स, इसके एक नीचे एक पूरी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है पैलीसैड सेल्स। पैलीसैड सेल्स। फिर यहाँ पे आपको ये सेल्स दिख रही हैं, ये रैंडम जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, इनको बोला जाता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स। ठीक, इन दोनों को एक साथ अगर आपको बोलना हो तो अब बोल सकते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक, ये जो सेल्स हैं पैलीसैड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स, इनमें देखोगे तो छोटे छोटे आपको ये डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये डॉट्स आपके वो ऑर्गेनेल हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस चलता है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। अब एक और पिक्चर यहीं पे आगे आपको देखने को मिलेगा, वो अभी हम आगे नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे। तो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम जो वाटर सप्लाई मेंटेन करता है लीफ में, वो हिस्सा दिखाया गया। तो लीफ में अपर एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता, लोअर एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता। उनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है ये एक्चुअली ग्रीन कलर की होती है, इसलिए इनका जो दिखने का अपीयरेंस है वो ग्रीन होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो आपको बात समझनी है, ये देखो वो सेल ऑर्गेनेल। इन ग्रीन स्ट्रक्चर में जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, उनके जो सेल्स हैं, उसके जो सेल्स हैं, जैसे हमने अभी दो नाम बोले, पैलीसैड सेल एंड स्पॉन्जी या मेसोफिल सेल्स,
दैट हैज अ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट। ये हमने सेल में पढ़ा था। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ये हमने थाइलेकोइड पढ़े थे। ये जो आपके स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम थाइलेकोइड बोलते हैं, इस पूरे को ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये ग्राउंड सब्सटेंस को स्ट्रोमा बोल दिया था। क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर है तभी जाके ये बात समझ आने वाली फोटोसिंथेसिस की। अब सनलाइट जब पड़ती है तो हमने एक आइडियली हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए फोटोसिंथेसिस को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो एक रिएक्शन की एक ग्रुप है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो चलता है वो थाइलेकोइड में चलता है। कहाँ होता है? थाइलेकोइड में चलता है। लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन बन जाता है और ये एटीपी और NADPH बनता है। फिर डार्क रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा में। कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन में, इधर लाइट रिएक्शन में देखो वाटर का स्प्लिटिंग होता है इसमें और ये एनर्जी बनती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर। लाइट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बोलते हैं। फिर चलेगा ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को एक साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे से किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? शुगर में बोले तो कार्बोहाइड्रेट में, बोले तो ग्लूकोज में। ठीक है, तो आप क्लोरोप्लास्ट में देख रहे हो तो फोटोसिंथेसिस की कुछ रिएक्शन इस थाइलेकोइड में होता है, कुछ रिएक्शंस आपकी स्ट्रोमा में चलती है। दिस स्ट्रक्चर या दिस सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन। काम का बंटवारा है यहाँ भी बहुत अच्छे से कि लाइट रिएक्शन यहाँ चलेगी, डार्क रिएक्शन यहाँ चलेगी। दैट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी एक बहुत अच्छा आपको क्या देखने को मिलता है? फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, अभी ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी जैसे ही मैकेनिज्म आगे डिस्कस होगा ना, सारा ऐसे लगेगा कि ये क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर समझो, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ का स्ट्रक्चर, सेल कौन सा? पेलिसैड, मेसोफिल सेल, उनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन यहाँ चलती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, थैलेकोइड में और स्ट्रोमा में चलती है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ जाता है, ये आपसे बहुत बार बनेगा सवाल। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? काम का बंटवारा, है ना, कि कुछ काम यहाँ होएगा, कुछ काम यहाँ होएगा। वो काम सिर्फ यही होगा, वहां नहीं हो सकता। जो स्ट्रोमा में चलता है वो थैलेकोइड में नहीं हो सकता। दैट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो थैलेकोइड में, अब ऐसे हम प्लांट बॉडी में भी देखें तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बोले तो लीफ, स्टेम नहीं कर सकता, रूट नहीं कर सकता। दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये आपको फोटोसिंथेसिस कहाँ चलता है उसका एक जनरलाइज्ड पिक्चर क्लियर करने के लिए इतनी बात समझनी होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको बात समझनी है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट। कहाँ पे अरेंजमेंट? जो आपके ये मेसोफिल सेल्स हैं, लीफ डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, लीफ पे सनरेज आती हैं और सनरेज जो आती हैं, रेडिएशन जो आती हैं, उनकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है और अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी ये लीफ की जो सेल्स हैं वो तो अपनी जगह फिक्स्ड है, उनमें क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। इनसाइड द सेल क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the wall of mesophyll cell। जो मेसोफिल सेल की वॉल है, ये हमने एक माना मेसोफिल सेल है। ठीक है, मेसोफिल सेल है और मेसोफिल सेल की जो ये वॉल है, इसके अलोंग देखो क्लोरोप्लास्ट अरेंज है।
ठीक है। लेकिन ये जो अलाइनमेंट होता है वो डिपेंड करता है इस पर, सनलाइट कैसी आ रही है ना, उस पर डिपेंड करता है। उन्हीं बातों को हमें समझना है, और इस पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बहुत बार सवाल बन चुके हैं, ये ध्यान रखना है। सो दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये अपने आप को मेसोफिल सेल में इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनको अपनी ऑप्टिमम लाइट मिल सके। ऑप्टिमम लाइट का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन मिल सके जो जितनी इनको जरूरत है। अगर ज्यादा है, अगर लाइट रेडिएशन एक ही जगह अगर वो अपने आप को अलाइन करके रखता है तो इंसिडेंट रेज इंटेंसिटी बढ़ गई, तो रेडिएशन ज्यादा आ रहा है तो लाइट ज्यादा आएगी, तो ऑप्टिमम से ज्यादा है तो उनको अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है। अगर कम हो गई इंटेंसिटी तो वो अपनी पोजीशन जो है उससे आगे चेंज करके वो अपना ऑप्टिमम रेडिएशन को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हमें अपन को समझना है। अब ये कंडीशंस यही आपकी तीन हो सकती हैं लाइट के रिगार्डिंग। पहली, हाई लाइट इंटेंसिटी हो सकती है, मतलब दोपहर वाली धूप, तब जो होता है अलाइनमेंट क्लोरोप्लास्ट का पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। पैरेलल, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, इसी के पैरेलल अरेंज होता है। ये अरेंजमेंट देखना, ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, इसी के पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। जिससे, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर यहां अरेंज हो गया तो इतनी लाइट मिलेगा कि ये पागल हो जाएगा, है ना। तो यहां से अपने आप को कहा पैरेलल अरेंज कर लिया लाइट के, ठीक है। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है पैरास्ट्रॉफ। हाई इंटेंसिटी की कंडीशन में जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है दैट इज अ पैरास्ट्रॉफ। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरास्ट्रॉफ। यही टर्म आपसे पूछे जाते हैं। लेटरल लाइट के पैरेलल जब अरेंजमेंट हो जाए, लेटरल वॉल के साथ, मेसोफिल सेल के लेटरल वॉल के साथ जब क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाए, दैट इज द पैरास्ट्रॉफ कंडीशन। जब लो लाइट इंटेंसिटी हो जाए, इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में इंटेंसिटी लाइट की काफी कम हो जाती है, तब क्या होगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट लाइट के अरेंज हो जाएगा। ये वाली कंडीशन देखना, लो लाइट इंटेंसिटी, ये रेडिएशन आ रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो यहां क्लोरोप्लास्ट अब अरेंज है, जिससे इनको मैक्सिमम लाइट रेडिएशन मिल सके, अपनी ऑप्टिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। और इस कंडीशन के लिए वर्ड एपिस्ट्रॉफ लिखा जाता है। जब मॉडरेट लाइट है फिर कोई टेंशन नहीं, फिर अरेंजमेंट रैंडम होता है, तब वर्ड लिखते हैं एपोस्ट्रॉफ। ये लास्ट वाला पिक्चर आप देखोगे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट रैंडमली अरेंज हो जाता है, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है ना। क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट मान लो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसा कुछ कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं, रैंडम अरेंजमेंट होता है। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ऑप्टिमम लाइट को गेन करना है तो अपनी पोजीशन इनको चेंज करनी पड़ती है, दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट पे क्वेश्चन बनता है। एंड अगेन नेक्स्ट, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इस पूरे चैप्टर को ना क्वेश्चन के तरीके से हम समझते हैं, जैसे आसानी से वो पिक्चर बन जाए। कितने पिगमेंट्स आपके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, क्या एक पिगमेंट है, क्या एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो कौन कौन से हैं। पहले तो हमें यह बात समझनी है कि पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट क्या है, स्पेशल मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है कलर्स ऑफ लाइट को। कौन से लाइट को, विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट को। लाइट का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, उसमें से बहुत नैरो रेंज में आपका विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। तो इस विजिबल स्पेक्ट्रम जो सनलाइट की होती है, जो अर्थ पे आती है, उसमें से लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ध्यान से सुनना, इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, पिगमेंट मॉलिक्यूल की। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है वो आपको और इंटरेस्टिंग बताएगा कुछ। पिगमेंट्स अपीयर, पिगमेंट्स बोले तो जो हम पिगमेंट्स प्लांट्स में जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पिगमेंट्स अपीयर इन कलर विच इट रिफ्लेक्ट। पिगमेंट उसी कलर का दिखता है जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। आपकी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 7 कलर्स की होती है, विबग्योर जिसे हम लिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब जैसे आपको लीफ ग्रीन दिख रही है तो ये सभी को एब्जॉर्ब कर रही है, इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए वो ग्रीन दिख रही है। कोई फ्लावर का पार्ट रेड दिख रहा है तो वो सभी विजिबल स्पेक्ट्रम की सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो रेड दिख रहा है। ये बेसिक सा प्रिंसिपल है अपना लाइट का। ठीक है, तो हमें प्लांट के रिगार्डिंग समझना है तो डिफरेंट कलर्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू कि पिगमेंट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर है। ठीक है, एंड यूज द कलर विच इट एब्जॉर्ब। और जो कलर है, अब जैसे मैं ग्रीन की बात करूं तो येलो, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उन सब का वो यूज करता है, ग्रीन का यूज नहीं करता। ठीक, अब देखो एक नाम है PAR, PYAR मत लिख लेना कहीं कहीं गलती से, तो फिर गलत शब्द हो जाएगा। PAR का मतलब है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जो आपकी सनरेज आती है बहुत वाइड वेवलेंथ की है। एक अपन लाइट स्पेक्ट्रम की फोटो अगर देखते हैं, अगर आपने पढ़ा है फिजिक्स में तो ठीक है, तो बहुत बड़ी वेवलेंथ की लाइट होके और बहुत छोटी वेवलेंथ की भी लाइट होती है। जो हमारा ये वेवलेंथ का रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, एंड दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, यही हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसी को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसी वेवलेंथ की लाइट पे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और किसी वेवलेंथ की लाइट का कोई मतलब नहीं है। इसके पहले जैसे यूवी रेज आ जाती हैं, है ना, और बाद में रेडियो वेव्स आ जाती हैं, बहुत सारी वेव्स हैं। और इधर कम वेवलेंथ की लाइट पे जाओगे तो गामा रेज, ये बहुत सारी रेज आती हैं। ठीक है, तो हाई वेवलेंथ वाली भी है, लो वेवलेंथ वाली भी है, लेकिन अपन को प्लांट से मतलब है कि कितने रेंज की, 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से। इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट को क्या बोलेंगे? पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, एक्सरे हमें नहीं चाहिए, एक्सरे प्लांट को नहीं चाहिए, एक्सरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो पिगमेंट्स के टाइप्स। पिगमेंट्स प्लांट्स में 3 टाइप्स के, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनोइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। एक बार पिगमेंट समझ आ गया तो भाई साहब आपकी आगे की कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। कितने तरह के पिगमेंट? 3, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनोइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। हमें पिगमेंट के नाम पे अभी तक यही बताया जाता है क्लोरोफिल, अभी इतना ही पता होता है अभी तक की, लेकिन आज आपको सारे पिगमेंट्स पढ़ाएंगे हम, सारे पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स को भी समझोगे, कैरोटीनोइड्स को भी समझोगे और फाइकोबिलिन्स को भी समझोगे। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, लाइट रिक्वायर होती है इनकी सिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल जो प्लांट में बनता है उस सिंथेसिस के लिए लाइट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी वो हम सिंथेसिस पे भी बजाएंगे। एंड इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड उल्टा बोल लोगे तो इट इज इनसॉल्युबल इन क्या? वाटर। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। ठीक है, ये बात हो आपको समझनी है। सिंथेसिस इस तरह से चलता है। सक्सेनिल कोएंजाइम ए, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन, और एक आपका एमिनो एसिड ग्लाइसिन,
इन दोनों का रिएक्शन होने पे बनता है प्रोटोक्लोरोफिल, दैट इज अ प्रिमिटिव या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। जब इसको लाइट मिलता है और H+ का यूज करके इट कन्वर्ट्स इनटू क्लोरोफिल। यही स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखा था, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल देयर इज अ नीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल किससे बनता है, क्या कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब बात करें क्लोरोफिल की, तो दो हिस्से हैं इसके। पूरा स्ट्रक्चर ये है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत आपके सामने है ना, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को बोला जाता है पोरफायरिन हेड, एंड जो ये कार्बन की चेन है दैट इज द फाइटोल टेल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो पार्ट, पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल। इन दोनों में कंपैरिजन देख लो, आपको कोई समस्या नहीं है। पोरफायरिन हेड का साइज 15x15 एंगस्ट्रॉम का होता है ना। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अभी इसको समझ गए ना, फिर आपको मजा आ जाएगा, है ना। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, दैट मीन्स इट कैन इंटरेक्ट विद वाटर, ठीक है। और ये इसकी फाइटोल टेल की लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ये कार्बन की चेन होती है, तो हाइड्रोफोबिक ही होएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, नॉन पोलर होता है, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा कंपैरिजन, इट इज अ टेट्रापाइरॉल स्ट्रक्चर विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन इट्स सेंटर। इसमें जो फाइटोल टेल है, इसमें ये जो रिंग आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पाइरोल रिंग, पाइरोल रिंग। और ऐसी 4 पाइरोल रिंग है, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। ऐसी 4 पाइरोल रिंग होती है, और एक बीच में मैग्नीशियम का आयन होता है, और इसी से ये चारों पाइरोल रिंग्स जुड़ी हुई होती है। ये आपका पोरफायरिन हेड की कहानी कर, ठीक है। इतनी बात बोलो, बात समझ आ गई। मतलब एक आपका अच्छा क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल एटम कौन है, मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम। ऐसे ही जब आप हीमोग्लोबिन पढ़ोगे तो उसका सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन। तब वहां पे क्या आ जाएगा, आयरन आ जाता है, ठीक है। फाइटोल टेल क्या है, टेल रिमेन। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, अब आपको दिमाग आपका लगाना पड़ेगा। टेल रिमेन एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे हमने बनाया, इसमें हमने ये थाइलेकोइड बनाया था। जब मैंने क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ाया था तो इस 2 लाइन खींचने का मतलब बताया था। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये रही आपके सामने। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये किसकी मेम्ब्रेन है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। फाइटोल टेल इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में पड़ा रहता है, और जो उसका पोरफायरिन हेड है दैट प्रेजेंट अबव द मेम्ब्रेन। क्यों, टेल कैसा नेचर का है, हाइड्रोफोबिक, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये टेल जो था उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक। सेम नेचर के हैं तो साथ ही रहेंगे। इधर इसका हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। इधर इसका हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो इसका सराउंडिंग मीडियम है, वाटर है, तो हाइड्रोफिलिक है। तो ये हेड इसलिए बाहर रहता है। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। अब जरा इसको ऐसे उठाओ और उसी में गाड़ दो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। ये वाला हिस्सा आपका किसमें है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर है, ये बाहर है।
ये अरेंजमेंट है पिगमेंट मॉलिक्यूल का, किसमें, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। अरेंजमेंट समझ आ गया, आगे फिर से जरूरत पड़ेगी। अब क्लोरोफिल के टाइप्स, अभी तो हमने सिर्फ क्लोरोफिल ही समझा था। क्लोरोफिल हमारे 5 तरह के हैं, 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। नाम देखना, क्लोरोफिल ABCDE, मैं जेड तक नहीं जाऊंगा, ABCD पढ़ा रहा हूँ, नहीं ऐसे मत सोचना। क्लोरोफिल के ये टाइप्स हैं। क्लोरोफिल A, दैट इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिनमें जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजनिक, जिनमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, उन सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। और इसलिए इसको हम यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का होता है जब हम क्रोमेटोग्राम पे देखते हैं। क्रोमेटोग्राम क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है पिगमेंट को सेपरेट करने का, उसकी कलर को, उसका स्टडी करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो समझना होगा। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, एक पेज पे, स्पेशल टाइप का कागज का ये पेज होता है, उस पे हम पिगमेंट को सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो जो वो पेज है जिसपे आपको अलग अलग पिगमेंट अलग अलग बैंड के तौर पे दिखता है, इस पेज को बोला जाता है क्रोमेटोग्राम। इस पेज को क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम पे इसका कलर कैसा दिखेगा, ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा। क्लोरोफिल बी, ये एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी का मतलब इट हेल्प्स टू मेन पिगमेंट, एंड मेन पिगमेंट इज द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है, मेन पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है, एंड फाउंड इन यूग्लिनोइड्स। ये यूनिवर्सल नहीं है, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना वाले मेंबर्स में, ग्रीन एल्गी में, एंड हायर प्लांट्स में। ठीक है, इट्स कलर इज येलोइश ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम। ठीक है, दो पिगमेंट, दो क्लोरोफिल को आपको बहुत ध्यान से समझना था, इसलिए बात इतनी याद रखना है। ये दो का मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है, क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, बहुत बार ये सवाल बन चुका है। C55H72O5N4Mg, इसमें जो इनका पायरोल रिंग है, उसके सेकेंड पायरोल रिंग पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, बस यही डिफरेंस है और सब कुछ सेम है। इधर क्या है, क्लोरोफिल ए का, बी का, सब कुछ सेम है, हाइड्रोजन नंबर 2 कम हो जाता है, ऑक्सीजन 1 ज्यादा हो जाता है, और सब कुछ सेम है। एंड इट्स फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड ऑन सेकेंड पायरोल रिंग। सेकेंड पे ही वहां मिथाइल होता है, यहां एल्डिहाइड होता है। ठीक है, क्लोरोफिल सी ABCDE तक होता है। क्लोरोफिल सी के पास फाइटोल टेल नहीं होता, सिर्फ हेड होता है, सिर्फ हेड होता है। ये क्लोरोफिल की कहानी खत्म। ठीक, सेकेंड पिगमेंट है हमारा कैरेटिनोइड्स। कैरेटिनोइड्स की जब बात करें तो देखो, कलर इसका जब हम देखेंगे तो ये कैसा कलर का दिखेगा, येलो ऑरेंज कलर है इसका। अकरेंस की बात करें, ये कहाँ मिलेगा, एलोन इनसाइड क्रोमोप्लास्ट, केवल और केवल क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। प्लास्टिड के 3 टाइप पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर देता है प्लांट को, ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन, ठीक, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। बात क्लियर हो गई, ल्यूकोप्लास्ट के में नहीं होता कोई पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के लिए सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है, अलोंग विद क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर ग्रीन आता है। ठीक है, क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट में भी ये आपके कैरेटिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका ये आपका मतलब कभी मत निकालना कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल होता है,
क्लोरोफिल के साथ क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्रोमोप्लास्ट की बात आए, क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर के पेटल्स में देखने को मिलता है, राइपेंड फ्रूट्स में देखने को मिलता है, उधर सिर्फ और सिर्फ ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। अब देखो, ये पिगमेंट हमारे यूनिवर्सल है इन अकरेंस एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो सभी में मिलते हैं कैरोटीनॉइड्स। इनसॉल्युबल है वाटर में, मतलब सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। केमिकली दे आर टर्पीन्स एंड कंसीडर्ड एज मोस्ट स्टेबल पिगमेंट। ये टर्पीन्स के पॉलीमर होते हैं और बहुत स्टेबल पिगमेंट हैं। लाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए था, इधर ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। दे आर द हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका टर्पीन का स्ट्रक्चर है, इसी का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेशन पे, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सो ऑन, ये चलता रहता है। तो ये इस टाइप के पिगमेंट हैं। टाइप्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। कैरोटीन का कलर येलो ऑरेंज होता है, इसका येलो कलर होता है। एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीनॉइड्स, आप कैरोटीन बोल सकते हो। जेंथोफिल इज नथिंग, जेंथोफिल बस कैरोटीन में ऑक्सीजन जुड़ जाए वो आपका जेंथोफिल हो गया। यहाँ फॉर्मूला देखोगे, इधर देखो, यहाँ इस पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। C14H56, C14H56O, C14H56O2, ये जेंथोफिल है, ये कैरोटीन है। बस ऑक्सीजन जुड़ जाए वो जेंथोफिल हो जाता है। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या लिखा, येलो कलर्ड एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग। इसके लिए क्या लिखोगे, येलो ऑरेंज कलर, इधर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। दे आर हाइड्रोकार्बन्स, फॉर्मूला C40H56, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, कैरोटीन के ही डेरिवेटिव है, बस ऑक्सीजन आके जुड़ गया, फॉर्मूला C40H56O एंड या O2 हो सकता है। टाइप्स अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। इधर टाइप्स ल्यूटिन, फ्यूकोजेंथिन, दो टाइप्स के होते हैं बस, ठीक है। अब इसमें से आपको कैरोटीनॉइड्स के फंक्शन अब पढ़ने हैं कि क्या इसका रोल है। वर्ड देखना, दे आर एसेसरी पिगमेंट्स। ये एसेसरी पिगमेंट हैं। जो मेन पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल, वो क्या है, क्लोरोफिल है। उसके साथ ये उनको मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। ये आगे आपको और बढ़िया से समझ आने वाला है। एंड मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। क्यों, कैसे बनाते हैं, अब्जॉर्बिंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लोरोफिल को हमारी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए होता है। अगर वो स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। लेकिन ये कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल के वेवलेंथ तक पहुंचाते हैं, या कम करके या ज़्यादा करके, और फिर क्लोरोफिल उस रेडिएशन पे या उस वेवलेंथ की लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये दूसरे वेवलेंथ की लाइट को भी उस लेवल पे ले आते हैं जितने जो क्लोरोफिल को चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और उसको ये प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब लाइट की प्रेजेंस में कहीं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मान लो कि ये है, तो इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को जेंथोफिल या कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे लाइट इसको ऑक्सीडाइज ना कर सके, लाइट इसको क्या ना कर सके, ऑक्सीडाइज ना कर सके। तो ये एज अ एक आप कह सकते हो कि डिफेंस लाइन बनाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से उसको बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। एंड दे प्रोटेक्ट फोटोसिंथेटिक मशीनरी। जो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट की एक पूरा एक ग्रुप लगता है जिसे हम फोटोसिंथेटिक मशीनरी कहते हैं या फोटो सिस्टम कहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। किससे, नेसेंट ऑक्सीजन से। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक ऑक्सीजन।
जब कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होता है तो वो क्या करता है, रिएक्शन, वो रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जो आपका वाटर ब्रेक डाउन होने से हमने पढ़ा कि क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है। उस एटॉमिक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है ये कैरोटीनॉइड्स। कैसे कन्वर्जन करते हैं देखना इधर, ये आपका कोई कैरोटीनॉइड्स का मॉलिक्यूल है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन निकले 2 एटम, दोनों इधर डबल बॉन्ड जहाँ थे वहाँ आके जुड़ते हैं एंड दे अगेन बिकम कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब फिर से आपका वो कैरोटीनॉइड रेडी है अगेन किसी और नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एटॉमिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया तब रिएक्टिव नहीं रहता है ना। तो ये इनका मेन काम है, मेन रोल है, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या बनाता है वो यहाँ हम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट करके तो 2 H+ आयन बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम आगे रिएक्शन में जब लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2H2O, क्या लिखते हैं 2H2O, प्रोडक्ट हम बना देते हैं 4H+, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में हम कुछ लिखते नहीं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। या फिर कहीं कहीं रिएक्शन में ये भी आप बार बार देखोगे हाफ O2 भी लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे, हाफ O2, ठीक है। वैसे हाफ O2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो बट हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, बाकी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। एक्चुअली ये होता है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन एक आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बाय कन्वर्टिंग इनटू अनहार्मफुल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दस कॉल्ड एज सील्ड पिगमेंट। इसलिए इसको हम सील्ड पिगमेंट कहते हैं, सील्ड की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, मेन पिगमेंट को, जो कि आपका क्लोरोफिल ए है, ठीक है। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है विटामिन ए का, किसका, विटामिन ए का। विटामिन ए, अब पहले ये समझ लो बीटा कैरोटीन कहाँ मिलता है, जो आपकी सबसे बढ़िया कहते हैं कैरेट जिसे कहते हो, वो बीटा कैरोटीन, उसका जो पिगमेंट का कलर है, जो उसका कलर है वो बीटा कैरोटीन की वजह से है, रूट का, ठीक है। बीटा कैरोटीन का वो सप्लायर है कौन, कैरेट। तो हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, विटामिन ए। और विटामिन ए अगर ठीक रहा तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। जब आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन का इनटेक प्रॉपर होगा तब विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब ये सोचो कि हम कैरेट खाई ना, बीटा कैरोटीन खाई ना और विटामिन ए हमारी बॉडी में बढ़िया हो, तो पॉसिबल नहीं है। अब ये बीटा कैरोटीन है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका विटामिन ए बन जाता है, ठीक है। विटामिन ए का फॉर्मूला है। अब दूसरा रोल क्या है, दे हेल्प इन एंटेमोफिली एंड जू चोरी। एंटेमोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट कराता है, पॉलिनेशन पढ़ा होगा, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक, है ना, एजेंट कराते हैं, तो इंसेक्ट भी हमारा पॉलिनेशन करवाता है। तो जब इंसेक्ट पॉलिनेशन कराए तब उस पॉलिनेशन को बोला जाता है एंटेमोफिली। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। एंड एंटेमोफिली के लिए जो कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट। और वो कलर्ड पार्ट कैसे आता है, इसी कैरोटीनॉइड्स की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स। क्या प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स वो ब्राइट कलर्स देते हैं फ्लावर को, एंड फ्लावर्स वो ब्राइट कलर को इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और पॉलिनेशन करता है। तो एंटेमोफिली में भी हेल्प करता है। जू चोरी का मतलब है डिस्पर्सल ऑफ सीड, फ्रूट
एंड स्पोर्स बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर्स की ओर, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वो प्लांट के सीड को दूर तक पहुंचाना, फ्रूट को दूर तक फेंक देना, ये जैसे हाथी को देखा होगा तो तालाब में पानी पी रहा होता है, उसको जो अच्छा लगता है फ्लोरो उसको पकड़ के ऐसे फेंक देता है, तो दूसरी जगह पे उनके सीड्स फ्रूट्स पहुंच जाते हैं, तो डिस्पर्सल में भी ये मदद करता है ना। तो ये आपका कैरोटीनॉइड्स की बात हो गई। थर्ड पिगमेंट है आपका, ये थर्ड नंबर का पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स बहुत सिंपल है, ये सॉल्युबल है हॉट वाटर में, एंड इनका इधर मैग्नीशियम नहीं होता है एंड फाइटोल टेल नहीं होता है, सिर्फ हेड। दे लैक्स मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल, जो आपने क्लोरोफिल में पढ़ा था। टाइप्स तो फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का, है ना, एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर का, रेड एल्गी में पढ़ा था आपने, ब्राउन एल्गी में पढ़ा था, तो यही सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बात समझ आ गया। ठीक है, इधर आपका अकरेंस लिखा है, एक्सक्लूसिव है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड रेड एल्गी में क्या है, दे एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट। ये भी एसेसरी पिगमेंट की तरह है, मेन पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल्स हैं। तो ये हो गई आपके पूरी कहानी पिगमेंट की ख़त्म। पिगमेंट हमारे क्या क्या हो गए, क्लोरोफिल हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए। कैरोटीनॉइड दो टाइप के, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कैरोटीन की कहानी आपने देख ली, जैंथोफिल की कहानी देख ली। ठीक है, उसके बाद फाइकोबिलिन्स, दैट्स इट। इतने पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स में ये पिगमेंट्स जो हैं वो, अगर आपको क्लोरोप्लास्ट याद है तो वहाँ मैंने बोला था लगभग 250 से 400 मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा होके काम करते हैं और उनको बोला जाता है फोटो सिस्टम। क्या बोला जाता है, फोटो सिस्टम। तो वो 250 से 400 जो नंबर है मॉलिक्यूल का, उसमें सभी आते हैं, क्लोरोफिल भी होगा, कुछ मॉलिक्यूल कैरोटीनॉइड्स के भी होंगे, कुछ फाइकोबिलिन्स के भी होंगे। ठीक है, तो फोटो सिस्टम में ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ ना आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट के बीच रिलेशन समझना है ना। देखते हैं क्या क्या आपको, जो ये सारे ग्राफ आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। एक्चुअली पूरा ये टॉपिक ही हमारा ग्राफ पे ही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। कोई एक पिगमेंट, जैसे हमने तीनों टाइप्स के पिगमेंट पढ़े, कौन सा पिगमेंट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि हमारी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 से 700 नैनोमीटर की है ना। तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही पिगमेंट, अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो कम एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे इस ग्राफ को पहले देखना, थोड़ा सा इसमें कई चीज़ें मिक्स करी हुई हैं, बट समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल के लिए ग्राफ बनाया गया है। इस एक्सिस पे वेवलेंथ दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है एब्जॉर्प्शन, क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट। वही बात है, पिगमेंट कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है इस एक्सिस पे। अब क्लोरोफिल बी के लिए पहले हम देखते हैं। क्लोरोफिल बी देखोगे तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ करता है। किस रेंज की लाइट को, कलर बताना, ब्लू कलर। कौन सी कलर, ब्लू कलर। रेंज लगभग 400 से 500, मतलब 450 के आसपास की वेवलेंथ की लाइट को ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। फिर इधर आ जाएं तो बिल्कुल बहुत कम या ना के बराबर करता है, फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा। फिर इधर देखें तो इस पॉइंट पे 650 के आसपास, मतलब ऑरेंज वेवलेंथ की लाइट, इस पॉइंट वाली वेवलेंथ की लाइट को ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल बी के लिए बिहेवियर है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को कितना, वो कहाँ, कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सी को कम करता है, इस ग्राफ से आपको समझ आ गया। दूसरा, ये क्लोरोफिल ए के लिए बनाया गया है।
ये वाला ग्राफ। क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ की का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लगभग सेम सा है। इसके भी 2 पीक आते हैं, इसके भी देख रहे हो तो 2 पीक आते हैं, है ना। ये भी ब्लू कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है, इस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है इसका, और ये भी वो रेड कलर के रीजन पे जो लाइट है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इधर बहुत कम एब्जॉर्प्शन है, या बहुत रेयर है, मतलब ज़्यादा इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एक तीसरा पिगमेंट है कैरोटीनोइड्स, के लिए भी यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। कैरोटीनोइड्स का देखें तो बड़ा फ्लक्चुएशन है, ये इधर आपके ब्लू कलर से आगे लगभग 500 से ज़्यादा की वेवलेंथ पे भी ये 2 पीक यही बना लेते हैं, है ना। फिर इधर इनका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इनका जो अलग अलग पिगमेंट हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, ये तीनों पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनोइड्स, ठीक है। अब इसी को जब हम ग्राफिकली लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का, अलग अलग पिगमेंट से कितना कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ज़्यादा कम कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ग्राफिकली रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ ग्राफ में अगर आप देखोगे, ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट डिफरेंट वेवलेंथ, इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये ग्राफ ए है। अब यहाँ पे इससे कंक्लूड क्या करते हैं वो देखना। क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट ब्लू लाइट भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। इट शोज अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट रेड लाइट। यहाँ हमने यही देखा, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, इसलिए हम क्लोरोफिल ए को ही बार बार डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, ठीक। आगे देखो, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। द ग्राफिक कर्व है डिपिक्टिंग द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। जो आप डिफरेंट एक रेंज ऑफ वेवलेंथ दे रहे हो, 400 से 700 की वेवलेंथ की लाइट पर क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता, अगर उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर ये ग्राफ देखोगे तो आपका ये एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हम अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखोगे अगर, तो वही जहाँ पे आपके क्लोरोफिल ए का पीक आ रहा है ना, उधर ही सबसे ज़्यादा इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फिर कम हो गया, फिर रेड लाइट वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा पीक आ रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। तो जो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, इसको अगर हम इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ मर्ज करें, इधर ही वो ग्राफ लाके इस पे ही हम रख दें, तो आप जो तीनों पिगमेंट के लिए बनाया गया क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ए, इनमें से जो क्लोरोफिल ए का ग्राफ बनता है, इसके साथ एक्शन स्पेक्ट्रम का सिमिलैरिटी ज़्यादा है, सिमिलैरिटी मैक्सिमम है, ठीक है। इस वजह से क्या कंक्लूड करा जाता है, आगे देखना नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस ग्राफ शोइंग द वेवलेंथ एट विच फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों को देखो एक साथ कंपेयर किया गया है। ये कौन से पिगमेंट का ग्राफ है? ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। दोनों का अगर देखोगे ग्राफ का पैटर्न, हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन पीक यहाँ जब आपका क्लोरोफिल ए मैक्सिमम वेवलेंथ लाइट को का एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। ये इसका एब्जॉर्प्शन नीचे जा रहा है, तो इसका भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नीचे जा रहा है। यहाँ आके मिनिमम पे आ गया, इधर भी ये मिनिमम पे आ गया, ठीक है। इधर एब्जॉर्प्शन फिर से क्लोरोफिल का बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी फिर से बढ़ गया, मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। तो ये क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के पैरेलल हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम है,
एक तरह से रफली, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, रफली, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मैच करता है। अगर यहीं पे क्लोरोफिल बी के साथ अगर आप ग्राफ मैच करो तो उतना नहीं मैच करेगा, कैरोटीनॉइड्स के साथ तो बिल्कुल नहीं मैच करेगा, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स का 2 पीक यहीं पे आ जाता है, वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है एक्सन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। इसलिए इस दोनों ग्राफ का जो पैटर्न है सेम होने के नाते साइंटिस्टों ने ये बोला, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये कंक्लूड करा कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात समझ आ रही है? इस रिलेशन के बेसिस पर ये डिसाइड करा कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, ग्राफ शोज दैट वेवलेंथ एट विच देयर इज maximum absorption by chlorophyll A, that is blue and red region, also show higher rate of photosynthesis. blue and red में higher rate of photosynthesis भी हो रहा है। that means क्या conclude किया? hence हम कह सकते हैं, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए हमारा एक सबसे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसी को आगे हम बात करें, दीज ग्राफ, जो ऊपर हमने 3 ग्राफ देखे, ग्राफ ए, बी और सी। एक में आपने एक्शन नहीं, पहले ग्राफ में आपने रिप्रेजेंट करा क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर ये आपने देखा एक्शन स्पेक्ट्रम, और दोनों का एक साथ हमने रिलेशन देखा। इन तीनों ग्राफ के बेसिस पर क्या कंक्लूड करा गया वो स्टेटमेंट देखना। दीज ग्राफ ए, बी एंड सी टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। ये हमें ऊपर जितने भी ग्राफ देखे उससे हमें पता चल जाता है। एंड और भी फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लू एंड रेड में ही फोटोसिंथेसिस होता है, और भी जो लाइट की हमारी वेवलेंथ है उसमें भी फोटोसिंथेसिस चलता है। विजिबल स्पेक्ट्रम के और जो वेवलेंथ की लाइट है उसमें भी फोटोसिंथेसिस चलता है, लेकिन मिनिमल, बहुत कम। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। और भी विजिबल स्पेक्ट्रम के जो वेवलेंथ की लाइट है, ये आपका एक्सन स्पेक्ट्रम है, तो इधर भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है लेकिन कम चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि और भी पिगमेंट हमारे फोटोसिंथेसिस, इससे ये भी प्रूफ होता है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट नहीं, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और भी पिगमेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखो तो बिल्कुल क्लोरोफिल ए कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है, कैरोटीनॉइड्स का होता ही नहीं इधर आगे चल के, है ना, तो होना ही नहीं चाहिए था। कोई आपका फोटोसिंथेटिक जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर पिगमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये इस ग्राफ से हम कंक्लूड कर पाते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट ये है, इट हैपन्स बिकॉज, ऐसा क्यों होता है अब कंक्लूड कर पा रहे हैं, इट हैपन्स बिकॉज अदर थैलेकॉइड पिगमेंट्स लाइक chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids which are called accessory pigment, इनको हम accessory pigment कहते हैं, they are also absorb light and transfer energy to chlorophyll A. They do not directly perform the process of photosynthesis. They absorb light and transfer to chlorophyll A, and chlorophyll A is the main कैरेक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वो अपना फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करता है। एसेसरी पिगमेंट और क्या करता है ये दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं। एसेसरी पिगमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये बचाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो लगभग सेम है, रिजेंबल करता है, थोड़ा डिफरेंस है ना। तो क्लोरोफिल ए और बी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और फिर से वही अपनी बात है तीनों पिगमेंट का। तो क्लोरोफिल ए के लिए हमने ये देखा था, तो इसका भी पीक यहीं पे लगभग आ जाता है। 1-2 ही पीक इसके भी आते हैं, 2 पीक इसके आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लगभग पैटर्न वैसा ही है, ठीक है। तो ये आपका
एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इनमें रिलेशन, और इस एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ये हम कंक्लूड कर पाते हैं कि देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स एंड मेन पिगमेंट इज़ द क्लोरोफिल ए, एंड जो और पिगमेंट है उनको हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट का काम वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को, किसको, क्लोरोफिल ए को। दैट्स इट।